हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने इस एजुकेशनल चैनल यस के द विजन पॉइंट के एक और बेहतरीन वीडियो में। और बच्चों, आज की इस बेहतरीन वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12th हिंदी व्याकरण का एक बेहद ही शानदार टॉपिक। और बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रस यानी छंद और अलंकार। ठीक। और बच्चों, ये आपके एग्जाम में पूरी के पूरी 6 अंक पूछे जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि आपका 2 नंबर का रस भी पूछा जाता है और 2 नंबर का अलंकार भी आता है और 2 नंबर का आपका छंद भी होता है। ठीक। तो बच्चों, इस वीडियो में हम आपको रस छंद अलंकार को याद करने का एक बेहतरीन ट्रिक बताने वाले हैं। और बच्चों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा तो आपको बच्चों रस अलंकार एवं छंद में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आइए बच्चों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले बच्चों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि बच्चों मेरी कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए बच्चों, देखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको लिख रस। ठीक। सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में होती है रस। ठीक। तो आपको देखिए, जब भी कहेगा कि आप श्रृंगार रस की क्या कीजिए, परिभाषा लिखिए और इसके मतलब उदाहरण को भी लिखिए। तो आपको करना क्या है बच्चों, आपको इसमें लिखना है श्रृंगार रस में कि जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का, देखिए जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। नो, तो आपको देखिए इसमें जो सबसे ज्यादा आपको याद रखना है उसका अस्थाई भाव याद रखना है। तो श्रृंगार का अस्थाई भाव क्या होता है बच्चों, रति होता है। ठीक। तो आपको इतना लिखना है। ठीक। और इसके उदाहरण में आपको लिखना है कि देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, शव करे भानव हसै दैन कहे नट जाए। ठीक। तो आपको बच्चों क्या करना है कि इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक। उसके बाद बच्चों देखिए, दूसरा आपसे पूछता है कि करुण रस। ठीक। ये भी आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। तो आपको करुण रस में याद करना है कि जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का, देखिए जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है ना, तो शोक नामक, देखिए शोक नामक अस्थाई, देखिए शोक नामक अस्थाई भाव से करुण रस की उत्पत्ति होती है। तो देखिए बच्चों, आप करुण रस में और श्रृंगार रस में, ठीक, देखिए दोनों एक समान रहेंगे। लेकिन आपको क्या करना है बच्चों, देखिए जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। तो आपको इतना क्या करना है, याद रखना है। और करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो आपका क्या होता है, शोक होता है। ठीक। तो आपको परिभाषा वही लिखनी है बच्चों। ठीक। आपको सिर्फ क्या करना है, इसका जो अस्थाई भाव है वही क्या कर देना है, बदल देना है। ठीक। तो इसमें देखिए, इसमें रति नामक अस्थाई भाव है और इसमें क्या है, शोक। ठीक। लेकिन दोनों की डिफिनीशन सेम है। ठीक। तो आपको ऐसे क्या करना है, एक का याद करना है। इसकी सहायता से आप श्रृंगार रस भी लिख सकते हैं और करुण रस भी लिख सकते हैं। ठीक। तो इसका आपको बच्चों उदाहरण लिखना है। देखिए उदाहरण में आप लिखिएगा, देखिए उदाहरण में आप लिखिएगा कि इस करुणा कलित हृदय में, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बसती, अब विकल रागनी बसती, क्यों हाहाकार शरों में वेदना असीम करसती। ठीक। तो इसका बच्चों क्या हो जाएगा, ये उदाहरण हो जाएगा करुण रस का। ठीक। तो आप देखिए श्रृंगार रस और करुण रस ये दोनों को बच्चों आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके आगे देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, उसके बाद तीसरा होता है आपका हास्य रस। ठीक। इसमें आपको क्या लिखना है, देखिए लिखना है कि जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, क्या होता है, संयोग होता है, तो हास्य नामक अस्थाई भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। ठीक। तो देखिए बच्चों, इसमें भी सेम वही लिखना है। लेकिन आपको ये हास्य रस है
तो इसका जो अस्थाई भाव है वही क्या कर देना है, बदल देना है, यानी कि यहाँ हास्य लिख देना है, यानी कि हास्य नामक अस्थाई भाव से यानी हास्य रस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। ठीक, तो आपका ये हास्य रस हो जाएगा। और इसमें बच्चों आपके उदाहरण पूछता है, तो उदाहरण में लिखना है कि शीश पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ठीक, तो ये बच्चों आसान उदाहरण है, आप इसको विधिवत याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए बच्चों, आपसे जो अगला जो रस पूछता है वीर रस। ठीक, यानी कि आपको चौथा लिखना है वीर रस। और इसमें क्या लिखना है कि देखिए जब विभाव, यानी कि सेम यही चीज लिखना है बच्चों आपको इसमें भी, कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक, देखिए बच्चों यानी वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह, तो उस उत्साह नामक अस्थाई भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। ठीक, तो देखिए हास्य रस में भी वही लिखा है और वीर रस में भी वही लिखा है, लेकिन बच्चों दोनों में अंतर क्या है कि इसका अस्थाई भाव क्या है, चिन्ह है, यानी कि आपको इसमें हास्य नामक अस्थाई भाव है और इसमें क्या है, उत्साह नामक अस्थाई भाव। ठीक, तो इस तरह बच्चों आप एक याद करके उनके, अगर आपको अस्थाई भाव मालूम है तो आप चाहे हास्य रस हो, चाहे वीर रस हो, चाहे करुण रस हो, आप सभी को आसानी से लिख सकते हैं। ठीक, देखिए और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा बच्चों वीर रस का, देखिए वीर रस का जो उदाहरण होगा आपका ये हो जाएगा उदाहरण कि बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। देखिए बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बात तो झांसी वाली रानी थी। ठीक, तो आपको बच्चों ये उदाहरण क्या करना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक, तो यानी कि बच्चों ये आपके चार जो थे वो क्या थे, रस थे। ठीक, उसके बाद देखिए ये आपका 2 नंबर का आता है। ठीक, तो आप रस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद बच्चों देखिए दूसरा आपको याद रखना है अलंकार। ठीक, तो इसमें आपको क्या लिखना है, देखिए आपसे पूछेगा अनुप्रास अलंकार। ठीक, तो देखिए आपको इसमें लिखना है कि जहां एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो तो स्वर में भले ही भिन्नता हो, यानी कि उसकी आवृत्ति क्या हो, बार बार हो और भले ही स्वर में भिन्नता हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक, तो देखिए आपको इसका उदाहरण लिखना है कि चरु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, यानी उदाहरण में क्या लिखना है बच्चों कि देखिए चरु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। ठीक, तो ये आपका क्या रहा बच्चों, अनुप्रास अलंकार। उसके बाद देखिए जो अगला है बच्चों आपका यमक अलंकार। ठीक, तो इसमें क्या लिखना है, आपको लिखना है कि देखिए बच्चों उसके बाद आपको जो अगला लिखना है यमक अलंकार, और इसमें क्या लिखना है बच्चों, आपको लिखना है कि जहां शब्दों की आवृत्ति बार बार हो, जहां शब्दों की आवृत्ति क्या हो, बार बार हो, किंतु अर्थों में भिन्नता हो। देखिए जहां शब्दों की आवृत्ति बार बार हो किंतु अर्थों में भिन्नता हो, वहां यमक अलंकार होता है। ठीक, तो देखिए इसके लिए जो आपका उदाहरण हो जाएगा बच्चों क्या होगा, ये हो जाएगा उदाहरण कि ऊधो जोग जोग हम नाही। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए अगला जो है आपका बच्चों श्लेष अलंकार। ठीक, तो देखिए आपको इसमें लिखना है श्लेष अलंकार में लिखना है कि जहां पर कोई शब्द, देखिए जहां पर कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो, यानी कि जहां पे कोई शब्द एक ही बार क्या हो, प्रयोग हो और उसके एक से अधिक अर्थ हो, यानी कि एक से क्या हो, अधिक अर्थ हो, तो वहां श्लेष अलंकार होता है ना। देखिए जहां पर कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो और उसके एक से क्या हो, अधिक अर्थ हो, तो वहां आपका क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। ठीक, उदाहरण में देख सकते बच्चों, देखिए प्रीतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है, तो यानी कि यहाँ पे जो बच्चों लाल है इसका क्या है, 2 अर्थ है। ठीक, तो ये आपका क्या रहा, श्लेष अलंकार। देखिए बच्चों उसके बाद जो चौथा आपका है वो रूपक अलंकार। ठीक, ये भी आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। ठीक, तो आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और इसमें आपसे देखिए आपको इसमें लिखना क्या है कि जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो,
वहाँ रूपक अलंकार होता है। यानी कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित क्या हो, आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक, तो उदाहरण में आपको क्या लिखना है बच्चों, देखिए मतलब चरण कमल बंदो हरि राई ना, तो ये आपका उदाहरण हो जाएगा कि चमल यानी देखिए चरण कमल बंदो हरि राई। ठीक, तो ये आपका किसका उदाहरण हो जाएगा बच्चों, रूपक अलंकार का। ठीक, उसके बाद देखिए पांचवा आपको लिखना है अलंकार उपमा अलंकार। ठीक, और इसमें क्या लिखना है बच्चों कि जब किन्हीं दो वस्तुओं की गुण आकृति स्वभाव आदि में समानता दिखाया जाए तो दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए। या देखिए जब किन्हीं दो वस्तुओं की गुण आकृति स्वभाव आदि में समानता दिखाया जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, तब क्या होता है बच्चों आपका, वो हो जाएगा उपमा अलंकार। ठीक, तो आपको इसमें लिखना है कि देखिए चंद्र सा मुखड़ा कांति बिखराए। ठीक, देखिए चंद्र सा मुखड़ा कांति बिखराए। ठीक, यानी क्रांति बिखराए। ठीक, तो आपको इतना क्या करना है, इसका उदाहरण लिख लेना है। उसके बाद देखिए बच्चों आपका जो ये अंतिम जो आपसे एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है वो है आपका देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, तो आपको इसमें लिखना है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक, यानी कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना क्या की जाए, व्यक्त की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक, तो आपको उदाहरण क्या लिखना है कि देखिए तरनि तनुजा तट तमल तरुवर बहु छाए झुकी कूल सौ जल पर्शन हित मानव सुहाय। ठीक, तो आपको इतना क्या करना है बच्चों, इसका उदाहरण लिख लेना है, किसका, उत्प्रेक्षा अलंकार का। ठीक, तो आपको बच्चों अलंकार में सिर्फ इतना ही क्या करना है, पढ़ना है। ठीक, तो बच्चों आप इस अलंकार को देख लीजिए और इसको आप अच्छे से अभी से ही तैयारी इसकी शुरू कर दीजिए। ठीक, देखिए बच्चों अगला आ जाता है आपका छंद। ठीक, इसमें से भी आपसे दो पूछता है। ठीक, देखिए पहला जो है, देखिए जो छंद होता है बच्चों आप में इसमें देखिए कई चीज़ें पूछता है, जैसे दोहा भी पूछता है, सोठा भी पूछता है, चौपाई भी पूछता है ना, तो आपको इन सभी को क्या करना है, अच्छे से तैयार करना है। ठीक, तो देखिए आपको दोहा लिखना है और दोहा में आपको क्या लिखना होता है कि यह एक अर्ध सम मात्रिक छंद है, यह एक अर्ध सम मात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं बच्चों, 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में देखो बच्चों यही इंपॉर्टेंट होता है कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। यानी कि पहले और तीसरे में कितनी होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक, तो देखिए उदाहरण में आपको क्या लिखना है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। ठीक, तो आपको इसका क्या करना है, उदाहरण लिख लेना है। ठीक बच्चों, अगर लक्षण कहेगा तो आपको इसमें क्या करना है, मात्राएं लगा देना है। उसके बाद देखिए अगला जो आपको लिखना है सेम इसी के जैसा होता है सोठा। ठीक, इसमें आपको क्या लिखना है कि यह एक देखिए अर्ध सम मात्रिक छंद है, यह एक अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में देखिए पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, लेकिन अभी आपने पढ़ा कि जो दोहा होता है उसमें पहले और तीसरे चरण में कितनी होती हैं, 13। तो इसका क्या है बच्चों, उल्टा है। तो ये पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक, उसके बाद देखिए अगला जो आपको याद रखना है चौपाई। ठीक, तो देखिए आपको इसमें याद रखना है, देखिए चौपाई में आपको लिखना है कि देखिए चौपाई यह एक सममात्रिक छंद है, यह क्या है, सममात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें कितने चरण होते हैं बच्चों, 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं और इसमें 2 अंतिम वर्ण
इसमें दो अंतिम वर्ण कौन कौन बच्चों? गुरु, लघु। ठीक, अंतिम दो वर्ण हैं गुरु और लघु नहीं होने चाहिए ना। देखिए इसमें दो अंतिम वर्ण गुरु और लघु नहीं होने चाहिए। ठीक, तो आपको उदाहरण लिखना है कि देखिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तुम्हि लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। ठीक, तो बच्चों आप ये उदाहरण जानते भी होंगे और ये आपका उदाहरण आसान भी है। ठीक, तो बच्चों चौपाई में आप इस उदाहरण को भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, तो ये बच्चों आपका रहा रस, छंद, अलंकार। ठीक, और इसके लिए बच्चों आपको 2-2 अंक दिए जाते हैं। तो बच्चों आप इन सभी को अच्छे से अभी से ही तैयार कर लीजिए। ठीक, तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। और बच्चों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिएगा। ठीक, तो मिलते हैं बच्चों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।